अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मुझे बस कंफर्म करके तो कहा कि मेरी आवाज़ होगी भाई और स्क्रीन शो हो गई है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके परफेक्ट। सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली जो सेशन का पर्पस है वो यही है कि हम सीख सकें कि गिग और गिगहब बेसिकली क्या प्लेटफॉर्म है और एज ए डेवलपर ये आपको क्या है प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर आज के जंगा की हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले को हम देखेंगे कि एमएलएस से यानी माइक्रोसॉफ्ट लर्न्स गूगल एम्बेसडर ये इनिशिएटिव क्या है। उसके बाद हम मूविंग फॉरवर्ड करेंगे कि वर्जन के कोर सिस्टम क्या होते हैं। बेसिकली इसी पे हमारा गेट डिपेंड कर रहा है। और ओवरसी अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें हमें इस चीज़ का भी आइडिया होना चाहिए कि हम उस चीज़ को किस पर्पज से सीख रहे हैं, आया वो हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सो हम इस चीज़ को भी आज के जंगा में देखेंगे। और देन हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाएंगे जो कि ओबियसली है कि गिग क्या है, उसको हमें कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करनी है। गिग हब क्या है, बहुत से स्टूडेंट गिग और गिग हब को कंफ्यूज कर देखे हैं, समझ के कि ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि दोनों काफ़ी डिफरेंट टूल्स हैं। सो हम उस चीज़ को भी आज देखेंगे। और लास्ट वीक इस चीज़ को भी हम गौर करेंगे कि गिग हब के स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। तो ऑब्वियसली मेरा नाम गानियाल है और मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी बैचलर्स बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रहा हूँ। मैंने अपना करियर एज अ वर्कप्लेस डेवलपर स्टार्ट किया था अराउंड 2021 में और अब मैं एज अ रिमोट जॉब कर रहा हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। सो इसके अलावा मैं वॉलंटियर्स भी करता रहता हूँ डिफरेंट मल्टीपल इवेंट्स में। सो अगर मेरे दूसरे इनिशिएटिव्स आप देखना चाहें तो आप मेरे लिंक्डइन पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग गूगल में बेसिकली प्रोग्राम क्या है। सो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को इंकरेज करके है कि वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे आके बात करें, उनको सीखें और आपस में कोलैबोरेशन करें। सो जो बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम के ओवरसी के माइक्रोसॉफ्ट आपको अपनी रिसोर्सेज और अपनी ट्रेनिंग मटीरियल्स प्रोवाइड करके है जिनसे आप खुद भी सीखें और आगे स्टूडेंट्स में भी कन्वे करें। इसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलती है लाइक दूसरे स्टूडेंट्स जो एम्बेसी गए हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में, उनके साथ कोलैबोरेशन करने में। ऑब्वियसली जब आप इवेंट्स होस्ट करवाएंगे, जैसे मैं एक अभी सेशन होस्ट करवा रहा हूँ, सो आपकी लीडरशिप स्किल्स और अगर आप इन पर्सन भी वर्कशॉप्स करवाएं सो आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होंगी और ये आपकी पोर्टफोलियो में भी और रेज्यूमे भी एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। अब हम आ जाके अपने असल टॉपिक पे जो कि आज का सेशन जिस पे हमारा रखा गया है वो है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है। अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से समझ लें तो इसका फायदा ये है कि आगे जब हम गिग की तरफ जाएंगे, गिग आपको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि यही आपकी बेस है जिसको समझने की ज़रूरत है। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसके नाम से ज़ाहिर होगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको वर्जन्स को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वर्जन्स क्या है। सो वर्जन्स को आप इसका समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक ऐसा टूल अवेलेबल है जिससे आप अपने कोर्स के, अपने प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री को सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इन नियर फ्यूचर कोई कोड में चेंज की, लेकिन आप चाहते मैं मूव ऑन करके बैक जाके हिस्ट्री में देख सकूं कि मैंने वो चेंजेस क्या की थी, तो आप अपने वर्जन के कोड सिस्टम की मदद से उसको देख सकते हैं। अब अब इसका आगे इसमें भी काफ़ी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे अभी हम गिग पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास SVN भी है, पाइफोर्स भी है, लेकिन मोस्टली इंडस्ट्री में आप देखोगे तो गिग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं तो हमने अपने फोन्स में देखा होगा कि काफ़ी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी अपडेट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम उनके ऐप इन्फो में देखें तो वहाँ हमेशा लिखा होगा कि इस वक्त ऐप का कौन सा वर्जन चाहे वह
और हर कुछ टाइम के बाद वो क्या करके उस वर्जन को इंक्रीज करके जाते हैं। क्यों करके हैं? क्योंकि या तो किसी बग को फिक्स कर रहे होते हैं या न्यू फीचर को ऐड कर रहे होते हैं। अगर इस वक्त मैं व्हाट्सएप का भी आपको शो कहूँ, जो बिजनेस अकाउंट है, को उन्होंने सबसे शुरू में इस चीज़ को मेंशन किया हुआ था कि वर्क्स न्यू में, कि उन्होंने बेसिकली इस न्यू वर्जन में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की है, जो कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि मैंने रिप्लाई और रिएक्ट डायरेक्टली आप कर सकें मीडिया व्यूज़ पे, और बाकी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं। सो हमारे पास भी जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो डेवलपर्स भी यूज़ करके, उनका भी मेन पर्पस यही होता है कि वो अपने कोड की हिस्ट्री को सेव करके में फॉर नियर इम्प्रूवमेंट, एज वेल एज कि इन केस अगर उनको बैक पे जाके वापस जाके कोई चीज़ देखनी हो कि उन्होंने पहले कोड किस तरह लिखा था, या उनके अभी करंट वर्जन में कोई इशू आ जाए, कोई वो क्रैश कर जाए, सो वो वापस रोल बैक कर सकें उस पर। अब जैसे जैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी कि ब्रांच क्या है, पोस्ट क्या है, पुल, कमिट। सो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी इश्यूज होता है कि वो मिसकंसेप्शन समझ बैठते हैं कि गिग और गिग आपको समझना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि ये ऐसा इतनी मुश्किल कोई नहीं है। जो बंदा डेवलपमेंट सीख सकता है, प्रोग्रामिंग सीख सकता है, तो उसके लिए ये चीज़ सीखना कोई मुश्किल नहीं है। सो जैसे जैसे हम आगे सेक्शन में मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज को आगे कगी करेंगे। तो अब जो मेन क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्वियसली जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो हमारे जिन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हम इस चीज़ को क्यों सीख रहे हैं, आया हमें क्या बेनिफिट होगा इससे। सो एक मैंने भाई सिंपल सी एग्जांपल ये है कि सपोज करें आप एक ऐसा सी एस स्टूडेंट हैं, या सी एस की किसी भी और बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है। सो आप प्रोजेक्ट्स पे काम करती होंगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइनमेंट्स में की होंगी। सो एक तरीका को आपके पास ये है कि सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला और आपने उनके क्या किए कि आप चाह रहे हैं कि मैंने जब उसका फर्स्ट वर्जन बनाया, सपोज इस पिक्चर के सिनेरियो में, अगर स्क्रीन शॉट के सिनेरियो में देखें, कोई एक चेस गेम का प्रोजेक्ट है। जब मैंने उसका फर्स्ट वर्जन बनाया, उसमें कुछ फीचर ऐड किए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके कोड को चेंज ना करूँ, क्योंकि हो सके उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहूँ कि मेरे नियर फ्यूचर भी शायद मेरे काम आए। सो मैंने उसका एक न्यू वर्जन बना दिया। अब मैंने उसमें चेंजेस की, उसमें चेंज करके फिर मैं नेक्स्ट वर्जन में चला गया। ऐसे ऐसे करके मैंने 5 से 6 वर्जन बना दिए। और अब मेरे पास क्या है, एक अपना सिंपल सा मैनुअल टाइप का आप कह सकें वर्जन कंट्रोल सिस्टम बन गया। लेकिन अब इसका इशू क्या है? इशू ये है कि एक को अगर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही 500 MB का सपोज करें, तो इसके बाद मेरे पास 6 वर्जन बन गया, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 GB आपकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपके हार्ड डिस्क पे। अगर इसी का आपके बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें को आप ये नहीं आप ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आपकी जो हार्ड डिस्क की स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई हो। दूसरा रीज़न जो यहाँ आपको इशू आएगा वो ये है कि आपको कैसे आइडिया होगा कि आपने फाइनल वर्जन में क्या चेंजेस की थी, उससे पहले आपके पास क्या चेंजेस की। क्योंकि आपको एक एक करके आपकी फाइल्स ओपन करनी पड़ेंगी, उनको आपस में मैच करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टाइम के काम है और हैक्टिक भी है। सो इसी से बचने की हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और वही चीज़ के हमें क्यों गे को गेक अब सीखना है, ऑब्वियसली कि हम अपने कोड की हिस्ट्री को सेव करके रख सकेंगे, कि हम देख सकेंगे कि हमारा जो कोड है वो हमने पहले क्या किया था, अब उसमें क्या चेंजेस किए। इन केस हमें वापस अपने पुराने कोड पे जाना पड़े, हम उसको देख सकेंगे। ऑब्वियसली ये एक और जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। कोलैबोरेशन इन सेंस कि अभी हमने जो एग्जांपल देखी वो मेरे लोकल सिस्टम पे की। अगर मैं चाहूँ मेरा कोई और क्लासमेट या डेवलपर फ्रेंड इस पे काम करे, तो वो नहीं कर सका जब तक उसके पास मेरा लोकल सिस्टम ना हो या मैं उसको फाइल्स ट्रांसफर ना करूँ। लेकिन गिटहब का यही फायदा है कि वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल डेवलपर्स सेम टाइम पे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। ऑब्वियसली इससे आपका जो प्रोजेक्ट का आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काफ़ी काम हाई हो जाकर अपनी प्रोफाइल वो कोडिंग्स फाइल्स को मैनेज करने के लिए। आप इंडस्ट्रीज में भी देखें, कंपनीज में भी देखें, 99% सारी कंपनीज गेको गेटहब का यूज़ करती हैं अपनी कोडिंग प्रोजेक्ट्स को वहाँ स्कोर करने के लिए। लास्टली ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं। अगर को हमारे पास टाइम बचा लास्ट में इस सेक्शन के, तो मैं कोशिश करूँगा मैं ये भी समझा सकूँ कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा मेन टॉपिक है कि गिग क्या है। सो अगर हमने वर्जन कंट्रोल को अच्छे से समझ लिया है कि वर्जन कंट्रोल क्या करके आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आप अपने कोड की जो आपने पहले चेंजेस की थी उनका ट्रैक रख सको। सो गिग भी क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है जो आपको सिमिलर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पे, चाहे वो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स हैं या आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री को देख सको। अगर मैं आम फास्ट में कहूँ तो उनकी स्क्रीन शॉट्स रख सकूँ। तो इन नियर फ्यूचर कहीं भी अगर आपको कोई इशू आए या आप देखना चाहोगे आपने पहले क्या किया था, तो आप देख सको।
आपको ये अलाउ करेगा कि आप मल्टीपल लोगों के साथ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको। ऑब्वियसली बाकी आगे जो नीचे स्लाइड्स में के केस हैं उनको हम फायदा होंगे आगे एक्सप्लेन भी मैं करूँगा और इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो गिग्स की कुछ बेसिक कमांड है, इनको देखने से पहले हम देख रखें कि गिग आप कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है। सो गिग को आपको अपने सिस्टम में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप उसको यूज़ कर सकोगे। सो उसकी ये जो सबसे बेसिक तरीका है कि आप गूगल पे जाके अगर आप गिग लिखोगे तो उनकी सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी वो गिग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होगी। सो अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे चले जाना और यहाँ से अपना जो सा भी आपके सिस्टम है उस हिसाब से उसको डाउनलोड कर देगा। सो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख लिया था। सो अब हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया हमारे पास एक सिंपल सा सेटअप आ जाएगा। इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना और अभी मेन पर्पस ये नहीं कि इसको समझाया जाए कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सो हम इसकी बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग्स को लेके चलेंगे और ऐसा इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको इनिशियलाइज करवा सकें, क्योंकि जब देखिए इंस्टॉल हो जाएगा इसका ये मतलब नहीं कि आपके फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सब की सब एज अ आपके पास वर्जन की कम आ जाएंगी, लाइक उन सब की कोई हिस्ट्री सेव हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा गेट को स्पेसिफिक फोल्डर या स्पेसिफिक फाइल के अंदर। तो उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे हम करेंगे। तो मेरे पास गिग इंस्टॉल हो गया है। सो अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं कि आया हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो मैंने डेमोस कुछ फाइल्स बनाई हैं अपने पास। सो हम देख सकते हैं कि कैसे गिग का यूज़ होता है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरीका को ये है कि आपने जिस फोल्डर में भी गिग को यूज़ करना है, यानी जो सी भी फाइल्स को आप चाह रहे हैं कि उनकी हिस्ट्री को सेव करके आप रख सकें, या को आप विंडो का अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं जिसमें आप कमांड्स लिखेंगे जो अभी आपको स्लाइड्स में शो होंगी, या आप इसका भी कर सकेंगे जैसे ही आप गिग को इंस्टॉल करेंगे वो आपको एक अपना भी कमांड लाइन देगा। सो अगर मैं देखूँ तो ये गिग का अपनी तरफ से गिग बैश के नाम से कमांड लाइन है जहाँ आप जो गिग की बेसिक कमांड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप गिग इंस्टॉल करेंगे को चेक करें कि आया आपके पास गिग का वर्जन इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं। तो उसका तरीका ये है कि आप एक कमांड लिखें गिग डबल डैश और वर्जन। सो ये आपको बता देगा इस वक्त आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है गिग का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आया इस फोल्डर में, अगर देखें तो इस वक्त मैं डेस्कटॉप डेमो और ऊपर फोल्डर में हूँ। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि आया इस फोल्डर के अंदर मेरे पास गिग इनिशियलाइज है भी या नहीं, यानी गिग हिस्ट्री सेव कर भी है मेरे इस फोल्डर की या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं गिग स्टेटस का कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही प्रेस करूँगा मुझे कहेगा कि ये आपकी गिग की रिपोजिटरी नहीं है। अच्छा, रिपोजिटरी को हम अभी यही समझेंगे कि ये हमारे पास एक फोल्डर है। आप इसको रिपोजिटरी भी करके उसको वेबऑप भी कर सकें एज अ शॉर्ट फॉर्म। सो वेबऑप मीन आपका फोल्डर। इससे ज़्यादा हम अभी इसको नहीं एडवांस में जाएंगे कि इससे क्या मतलब है। सो वो मुझे बता रहा है कि इसमें अभी गिग इनिशियलाइज नहीं हुआ, यानी अभी इस फोल्डर के अंदर गिग आपकी कोई भी हिस्ट्री को सेव नहीं करेगा। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिग का एक कमांड है, एक उसको यूज़ करना पड़ेगा। मैं जैसे इसको यूज़ करूँगा ये मेरे फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर बना देगा। तो मोस्टली सिस्टम के अंदर जो हिडन फोल्डर्स होते हैं वो हाइड होते हैं। मैंने अपने सिस्टम के अंदर उसे अनहाइड किया हुआ है, इससे मुझे फोल्डर शो हो गए। हो सके आपको ये फोल्डर शो ना हो, लेकिन वैसे भी हमारा इस फोल्डर से कोई काम नहीं। अगर मैं बेसिक टर्म में समझाऊँ तो इसमें सारा वो मेथड रखा पड़ा हुआ है जो गिग को इन्फॉर्म कर रहा है कि इसमें आपने कैसे अपनी जो फाइल्स है उनकी हिस्ट्री को सेव करना है और कैसे इसको रन करना है। तो अब मैंने इसको गेट इनिशियलाइज करवा दिया। को जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो ये है कि कैसे हम हिस्ट्री को, यानी अपनी जो कोडिंग हिस्ट्री है उसको सेव कर सकें। सो गिग के अंदर ये टू वे प्रोसेस है, यानी आपको गो कमांड्स लिखनी पड़ेंगी तब जाके आपकी जो फाइल या फोल्डर की हिस्ट्री है वो सेव होगी। सो सबसे पहली जो कमांड होगी है वो है गिग ऐड, या को आप आगे उन फाइल्स के नाम लिखोगे
जो कि आप चाह रहे हो कि उनकी हिस्ट्री सेव हो। लेकिन अगर सपोज कहीं आपके फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, सपोज 100 200 फाइल्स हैं, सो आप एक एक करके को नाम नहीं लिख सकते। सो उसका जो शो कमांड का तरीका है वो ये है कि गिग एग और आगे आप गो ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, इन सारी फाइल्स को एक स्केजिंग एरिया में भेज देगा। स्केजिंग एरिया वो एरिया है जहां आपकी फाइल ना को अभी हिस्ट्री, स्केजिंग एरिया बेसिकली वो एरिया जहां ना को आपकी आपकी अपनी फाइल उस एरिया में पहुंची है, यानी और ना को भी वो कमिट हुई है कि उनकी हिस्ट्री को सेव किया जाए। सो अभी ये वो फाइल्स हैं जो कि बेसिकली आप गिग को बता रही हैं कि इन ईयर फ्यूचर में इनकी हिस्ट्री सेव करूँगा। सो उसका तरीका क्या होगा है कि अब मैं इनकी हिस्ट्री को सेव कर सकूं, सो मैं लिखूंगा गिग कमिट, गिग कमिट और गैश एम करके हम एक मैसेज लिखेंगे। इसी में वह उसी तरह जैसे भी हमने व्हाट्सएप की एग्जांपल में देखा था कि किस तरह उसके वर्क्स न्यू के अंदर उन्होंने बकाया हुआ था कि उन्होंने क्या न्यू फीचर ऐड किया है। सो हम भी जब भी कोई हिस्ट्री सेव करेंगे, कोई भी अपनी को क्रैक करने के लिए कमिट करेंगे। कमिट इन सेंस आप कह सकते, कमिट से मतलब ये है कि आप अपनी कोडिंग की जो फाइल्स हैं उनकी हिस्ट्री को सेव कर रहे हो या सिंपल स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो। स्क्रीनशॉट क्या, एक आपने स्क्रीनशॉट लिया, यानी जब एक वर्जन आपने बनाया तो आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। जब सपोज मैंने प्रैक्टिस में कुछ चेंज किया, मैंने दोबारा से उसे कमिट कर दिया, सो मेरे पास एक और स्क्रीनशॉट आ गया। सो इस टाइम पे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या एट द मोमेंट कमिट कर रहा हूँ। सो मैं इस वक्त 3 फाइल्स बना रहा हूँ को मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि आई एम क्रिएटिंग 3 फाइल्स। मैं जैसे ही एंकर कहूँगा मेरी हिस्ट्री सेव हो गई। अब ये देखें कि आया वाकई मेरी जो कोडिंग फाइल्स हैं उनकी हिस्ट्री सेव हो गई है और मैं उनको देख सकता हूँ। उसका तरीका ये है कि आप गिग लॉग लिखेंगे, वही आपको शो करवा देगा। गिग लॉग में आपको शो करा कि ये आपका कमिट है, उसका हैश नंबर ये है और हर कमिट का जो हैश नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बाद ये मेरा ऑथर नेम यानी मेरा नाम और मेरी ईमेल शो करा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम गिग को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था, तो इसने मेरे से मेरा नाम और यूजर ईमेल नहीं पूछी। लेकिन जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको ये इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। उसकी कमांड ये है, अब मैं ईमेल पर ये सारे लिंक्स जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन शेयर कर दूंगा। तो आपको अपना नेम भी इनिशियलाइज कराना पड़ेगा और अपनी ईमेल भी इनिशियलाइज करानी पड़ेगी, कब जाके आपका ये सेटअप कंप्लीट होगा। तो अभी को मेरे पास एक कमेंट आ गया है कि वो क्या मुझे मैसेज दिखा हुआ है, एक को मुझे गेट भी शो करा हुआ है कि मैंने किस टाइम पे अपनी हिस्ट्री को सेव किया है और मैं आप बेसिकली मैसेज भी शो करा हुआ है कि मैंने इस फाइल्स में क्या किया है। अब लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इस प्रैक्टिस बाय फाइल को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ मैंने कुछ इनिशियलाइज कराए हुए हैं ऑब्जेक्ट को वैल्यू से, मैं वो वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। मैंने वो वैल्यूज चेंज की और उसको सेव किया। अब मैं अगर गिग स्टेटस करूँ तो मुझे बेसिकली ये शो करवा रहा है कि जो आपकी प्रैक्टिस बाय फाइल है वो मॉडिफाई हो गई है। लाइक जो आपने पहले कमिट किया था वो उससे इसको मैच करके देखकर आपको बता रहा है कि आपकी जो प्रीवियस फाइल थी उसमें जो प्रैक्टिस बाय फाइल है वो आपने अभी दोबारा से चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो अब आप क्या करना चाह रहे हो, या तो आप इसको भी एज अ हिस्ट्री में सेव करना चाह रहे हो जो आपने चेंज किया, या वापस भी स्कोर भी कर सकते हो। सो हमारा पर्पस ये है कि हम एक न्यू कमिट करें जिसका मैसेज ऑब्वियसली ये होगा कि मैंने चेंज किया है प्रैक्टिस बाय फाइल को। तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो सबसे पहले हमें गिग एग और भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया था कि जो गिग में है ये टू वे प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एग वा कमांड यूज करना पड़ेगा, देन कमिट वा कमांड यूज करना पड़ेगा। तो चेंज, तो अब मैंने जैसे ही चेंज किया और मैं जब गिग लॉग करके देखूंगा अब मुझे गो कमांड शो करा है, गो कमिट शो करा है। पहली वही जो हमने सबसे पहले की थी कि ये मेरी सबसे स्टार्टिंग कोडिंग की हिस्ट्री है कि मैंने 3 फाइल्स बनाई थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस माई फाइल में चेंज किया, अब उसके उस चीज़ को भी सेव करके रख लिया कि अब आपने प्रैक्टिस माई फाइल में कोई ना कोई चीज़ चेंज की है। तो अभी हम इसको यहीं होल्ड करके रखेंगे इस गेट की चीज़ को, क्योंकि अब इस चीज़ को देखना क्या है, मैंने क्या प्रैक्टिस बाय फाइल में चीज़ चेंज की है और ये भी चेक करना कि मैंने डिफरेंट मिक्स में क्या क्या चेंज किया था, वो बेटर है कि हम गेट हब को पहले समझ लें
और उसमें जाके देखें, क्योंकि उसका यूआई इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, जिससे ज़्यादा आसानी होती है समझने में कि आया हमने अपनी फाइल्स में क्या क्या, किस किस टाइम पे क्या क्या चेंज किया था। तो अगर मैं अपनी वापस बैक को आ जाऊँ स्लाइड्स पे, तो हमने ऑलमोस्ट पहली 5 कमांड्स को देख लिया और अभी जो आगे 4 कमांड्स रह गई हैं उनको हम जब GitHub में अपनी रिपोजिटरी को स्कोर करेंगे तो देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब ये आ जाता है कि सपोज करें अभी जो हमने सब कुछ किया वो मेरे लोकल सिस्टम पे होगा था। अब सपोज करके मेरा सिस्टम क्रैश कर जाकर ख़राब हो जाकर, या मैं किसी और दूसरे के सिस्टम पे चाह रहा था कि अपना कोड उसको दिखा सकूं, उसे कुछ सजेशन दे सकूं या उसके सिस्टम पे काम कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी अपना सिस्टम अवेलेबल नहीं। सो गिग को आपको यह फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा कि आप क्या करके किसी दूसरे सिस्टम के साथ भी उसको शेयर कर सको, क्योंकि जो गिग है वो सिर्फ आपके लोकल सिस्टम पे ही आपकी कोड की हिस्ट्री को सेव करता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें? सो इस पर्पस के लिए गिग हमें एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है डेवलपर्स को और स्टूडेंट्स को कि आप ऐसा करो कि आपने जो भी लोकल फोल्डर्स बनाए थे, लोकल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और जिनमें आप गिग को यूज़ कर रहे हो, आप ऐसा करो उसको हमारे सिस्टम यानी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्ट कर दो। सो उससे क्या होगा? सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। काइंडली कोई मुझे बता दे कि मेरी अगर आवाज़ सही आ रही है तो मैं सेक्शन को कंटिन्यू करूँ। आवाज क्लियर है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो गिटहब प्लेटफॉर्म है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अपने जो कोडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन आप सेव करके रखो, स्टोर करके रखो। तो इन केस अगर आपके पास अपना सिस्टम अवेलेबल नहीं भी है, आप किसी और का सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी अपने कोड को यूज़ कर सको और इवन आप ऑनलाइन भी उसको यूज़ कर सको, क्योंकि गिटहब आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब हम देखा कि गिटहब बेसिकली क्या है, उसमें हमने कैसे अपने कोड को पुश करना है। तो अभी अगर मैं अपनी स्क्रीन दिखाऊं, अगर मैं गिटहब कॉम पे चला जाऊं, वो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, क्योंकि मैं इस वक्त अपने अकाउंट में लॉगिन हुआ हूँ। अगर मैं वैसे आपको शो करवा सकूं कि गिटहब का इंटरफेस किस तरह का होगा है, तो जब आप गिटहब पे जाएंगे ऑब्वियसली आपके पास अभी अकाउंट नहीं होगा, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने सिंपल भी क्या करेंगे, इस पर अपना साइन अप करके अपना अकाउंट बना देंगे। सो कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं जो आप आसानी से इसे फॉलो कर सकते हैं। और वैसे ही अब मेरे पास गिग का अकाउंट ओपन है। तो अगर मैं रिपोजिटरीज दिखा सकूं को गिग हब बेसिकली रिपोजिटरीज किसको कहता है कि मेरे पास जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं ये सारे क्या हैं, ये मेरी रिपोजिटरीज हैं। तो मैंने क्या की हुई है, जो भी मैंने अपने कोडिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो मैंने सारे यहाँ क्या किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे क्या शो कर देगा, जो भी इनमें फाइल्स हैं वो मेरे पास मुझे शो अप हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ही जो भी हम फोल्डर देख रहे थे ऊपर, उसको उसकी एक रिपोजिटरी ऑनलाइन गिटहब पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका को हमारे पास ये है कि हम इधर से सबसे ऊपर टॉप राइट साइड पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन है, उस पर जाके न्यू रिपोजिटरी बना दें।
उसका मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, सपोज मैं नाम दे देता हूँ ऊप माई। अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं उसको कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, और मैं रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप इस कि अगर आपके पास अपने लोकल सिस्टम पे कोई रिपोजिटरी नहीं बनी हुई, तो आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको गेट को इनिशियलाइज पहले करवाना पड़ेगा और बाकी कमांड्स यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन हमने पहले एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी बनाई हुई है अपने सिस्टम पे। सो हमारा सिर्फ काम है उसको पुश करना। पुश इन मीन के गिटहब पे उसको सेव करवाना। सो जो सबसे पहली कमांड है मैं वो यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, और मैं उसको अगर पेस्ट करूँ तो ये कमांड बेसिकली क्या बता रही है गिग को कि अब आपने क्या करना है, एक रिमोट सर्वर पे जाना है और वहाँ क्या करना है, मेरी जितनी भी फाइल्स हैं उनको उधर इंपोर्ट कर देना, यानी पुश कर देना। अब वो रिमोट सर्वर कहाँ है, उसका लिंक मैंने इधर आगे प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि ये है, जो कि बेसिकली मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी जो मेरी गिटहब पे है उसी का लिंक है। और ओरिजिन लिखने का पर्पस ये है कि मैंने इस यूआरएल को एक नाम दिया जो कि ओरिजिन है। आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये खाली ओरिजिन ही हो, आप चाहो कि अपनी मर्जी से भी कोई भी इसको नाम दे सकते हो। लेकिन क्योंकि कमांड्स में यही है कि हफ्ते को भी हम इसी को लेकर चलेंगे, और इसका आगे क्या फ़ायदा है अभी वो मैं किसी कमांड में जाके आपको बताता हूँ। तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, सो ये कमांड हमारी चल गई। जो सेकंड कमांड है वो है ब्रांचेस के बारे में। अभी हम इसको आगे फायदे मजीद देखेंगे कि ब्रांचेस गिटहब में और गिग के कॉन्सेप्ट में क्या होती हैं। सो इस लाइन का भी जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल ब्रांच है। जब भी आप नई फाइल्स बनाओगे उसमें गिग इनिशियलाइज करोगे तो आपके पास सिंगल ब्रांच ही होगी, और जब आप वो गिग में बनाओगे तो वो उसका नाम मास्टर होता है, और जब आप गिग हब में ऑनलाइन रिपोजिटरीज बनाते हो वो प्रेफर करके कि आप उसका नाम मास्टर से चेंज करके मेन कर दो। सो यहाँ भी यही होगा कि वो कह रही है जो आपकी ब्रांच है, डैश एम का मतलब ये है कि इन केस अगर कोई ब्रांच नहीं बनी हुई तो वो न्यू बना दे, और अगर कोई पुरानी ब्रांच है किसी और नेम से तो उसका नाम मेन कर दे। सो जैसे मैं एंटर कहूँगा तो आप देख सकते हैं जो मास्टर नेम का जब चेंज हो गया मेन में। जो अब नेक्स्ट और फाइनल हमारी कमांड है बेसिकली वो क्या करेगी, आपका जो भी कोड लोकल सर्वर पे आपके सिस्टम में है उसको पुश कर देगी। कहाँ पे, आपके ओरिजिन पे। अब जो यूआरएल है उसको ओरिजिन का नाम देने का यही फायदा है कि मुझे बार बार उस लिंक को एक पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं खाली सिर्फ नेम को यूज़ करूँगा, और मैंने सिर्फ बताया कि आपने इस लिंक पे जाके इसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच जो कि मेन है सिर्फ वहाँ आप अपने कोड को पुश करना है, क्योंकि एक रिपोजिटरी के अंदर एक से ज़्यादा भी ब्रांचेस हो सकती हैं, जिसको अभी हम आगे फायदे देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं। और गैस यू का पर्पस ये है कि जब आपने गैस यू आगे ओरिजिन मेन के लगा दिया, सो नेक्स्ट टाइम आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप खाली गिट पुश भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक इंटरफेस शो होगा जो कि मेरे से मेरे गिटहब अकाउंट का एक्सेस मांग रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। सो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, सो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये क्या करेगा, मेरी जितनी भी लोकल फोल्डर में चेंजेस मैंने की थी और मेरी जो फाइल्स पे नहीं थी वो अब मेरे पास ऑनलाइन रिपोजिटरी यानी गिटहब पे आ गई है। सो अगर मैं देख सकूँ तो मुझे ये शो क्या कर रहा था कि मेरी प्रैक्टिस जो फाइल्स हैं वो भी मेरे पास आ गई हैं, ऊपर से जो मैंने अपने लोकल सिस्टम में मिक्स किए थे वो भी मुझे शो हो गए हैं। सो गिटहब का एक जो और फायदा है, जैसे मैं कह रहा था कि इसका यूआई इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि आपने किस स्पेसिफिक मोमेंट पे जो कमिट किया था उसमें क्या चेंजेस की थी। तो अगर मैं फर्स्ट कमिट में देखूँ तो मुझे दिखा रहा है कि सारा ग्रीन शो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कमिट किया था, सो मुझे दिखा रहा है कि आपने सारी फाइल्स को ऐड किया है। अगर मैं सेकंड कमिट को शो करके दिखा सकूँ आपको, तो अब वो मुझे क्या शो कर रहा है कि प्रैक्टिस वाई माई फाइव में लाइन नंबर 66 और 67 में आपने सिर्फ इस जगह पे जाके कुछ चेंजेस की थी, क्योंकि आपका एक ये भी फायदा है कि आपके पास एक यूआई इंटरफेस आ सकता है जिससे आप अपनी कमिट्स देख सको कि आपने किस मोमेंट पे कहाँ कहाँ चेंजेस की थी। हम चाहें तो इसको कमांड लाइन से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर के कमांड लाइन से चेंज नहीं, यानी कमांड लाइन से भी देख सकते हैं कि आपने क्या चेंज किया था। बट आई प्रेफर या को आप इसको गिटहब में जाके देखो, या गिटहब में नहीं देख सके तो वीएस स्टूडियो में हम इसको देखेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी काम किया वो सारा कमांड लाइन में होगा था। तो अब हम ये उन फोल्डर्स प्रोजेक्ट्स के लिए हैं
जो कि कोडिंग के प्रोजेक्ट्स ना हो, क्योंकि जब कोडिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो विजुअल स्टूडियो में ओपन नहीं होंगे या किसी और आपके पास इन्वायरमेंट में ओपन नहीं होंगे। सो उस सिनेरियो में आप किसका अपने कोड्स को उनकी हिस्ट्री सेव कर सके, उन प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री सेव कर सके या उनको गिटहब पे पुश कर सके, वो हमने देख लिया। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम देखें कि विजुअल स्टूडियो में अगर मैंने यूज़ करना है गिटहब को हम कैसे कर सकें। एक और तरीका वही है कि अगर मैं टर्मिनल में जाऊँ और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूँ, सो मैं यहाँ कमांड्स को यूज़ करके इसको पुश कर सकूँ, इसमें गिट को इनिशियलाइज करा सकूँ, इसकी हिस्ट्री को सेव करा सकूँ। एक दूसरा वे भी है जो कि मैं प्रेफर को नहीं करता, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तब भी आपने शुरू किया है सीखना इसको, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। वो क्या है कि जो विजुअल स्टूडियो आपको कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, और उसमें से एक एक्सटेंशन गिटहब की अपनी ऑफिशियल भी है, जो कि गिटहब के नाम से है, मैंने एक्सप्लोर करके रखी हुई है। अब ये आपको क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको कोई भी कमांड लाइन का यूज़ करना नहीं पड़ेगा, और आप सिंपल फ्यू क्लिक से भी अपनी जो फाइल्स की हिस्ट्रीज हैं उनको सेव कर सकते हो और उनको पुश कर सकते हो गिटहब पे। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं कि मैंने एक सिंपल सा एक होम पेज बनाया हुआ है, अभी इसकी कोड को समझने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट यानी HTML का सिंटैक्स है। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि इसको मैं अब क्या कर सकूँ, पब्लिश कर सकूँ अपने गिटहब रिपोजिटरी पे जो ऑनलाइन है। तो उसके मैं क्या कहूँगा, जब आप गिटहब की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक सोर्स कंट्रोल करके एक ऑप्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले वो आपको यही कह रहा है कि इनिशियलाइज को इसमें गिट यूज़ नहीं होगा, जैसे कि हमने कमांड लाइन से किया था, अब यहाँ हम सिंपल क्लिक से करेंगे। मैंने जैसे क्लिक किया तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास गिट इनिशियलाइज हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा है वो यही होगा कि एक आप फाइल्स को ऐड करोगे और फिर उसको कमिट करोगे, और साथ साथ आपको कमिट के अंदर एक मैसेज भी देना होगा है। सो सपोज मैं मैसेज देता हूँ गिट होम पेज, तो जैसे मैं कमिट करूँगा तो मेरे पास ये दोनों स्टेज ही आ गई। वो कह रहा है कमिट करने से पहले आपने इसको स्टेज नहीं किया, यानी ऐड वाला ऑप्शन जो कमांड की वो यूज़ नहीं की। तो मैं उसको कह दूँगा कि यस उसको भी अब यूज़ कर लो। तो जैसे हमने यूज़ किया तो हमारा कमिट भी हो गया और ऐड भी हो गया। अब सिर्फ जो चीज़ रह गई वो ये है कि अब मैं इसको पब्लिश कर सकूँ गिटहब पे। तो सिंपल मैं क्या कहूँगा, पब्लिश ब्रांच पे जाऊँगा और ये मेरे से पूछेगा आप रिपोजिटरी कैसे बनाना चाह रहे हो, पब्लिक बनाना चाह रहे हो, प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हो। जो प्राइवेट होगी बेसिकली वो सिर्फ आप देख सकते हो और कोई उसको नहीं यूज़ कर सकेगा, और जो पब्लिक होगी हैं वो सबको जो गिटहब यूज़ कर भी रहा है या नहीं भी करेगा उनके पास आपके लिंक का एक्सेस है तो वो उसको देख सकता है। सेम मैं इसको एक्सेस दूंगा दोबारा से अपने गिटहब अकाउंट का, तो इसने क्या किया, इस फाइल को पब्लिश कर दिया गिटहब पे। सो विदाउट कमांड लाइन को यूज़ किए बगैर भी हम गिटहब पे अपनी फाइल्स को पुश कर सकें और अपनी जो हिस्ट्री है उसको चेंज कर सकें, यानी उनको सेव करके रख सकें। लेकिन इसकी प्रेफर यही है कि आप कमांड लाइन को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि सपोज अगर आपके पास अपना सिस्टम ना हो, उसमें विजुअल स्टूडियो, सपोज आपके पास सिस्टम में कोई विजुअल स्टूडियो है, लेकिन आप अपने किसी दोस्त के सिस्टम में काम कर रहे हो या किसी डेवलपर के सिस्टम में काम कर रहे हो, उनके पास नहीं है सॉफ्टवेयर, सो आपको कमांड लाइन की भी नॉलेज होना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो एक फाइनल चीज़ रह गई जो हमने अभी मिस की थी, वो थी कि ब्रांचेस क्या होती हैं। अभी हमने देखा था कि ब्रांचेस हमने उनके नाम चेंज किए थे, और अगर हम यहाँ देखें भी सही तो यहाँ मुझे शो कर रहा है कि आपने एक ब्रांच बनाई है जिसका नाम मेन है। तो अगर ब्रांच का कुछ आप देखने जाएँ तो मैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो कराना पसंद करूँगा कि अभी हमारे पास एक मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच इसलिए इसको नाम किया हुआ कि ये आपकी जो भी आपकी वेबसाइट है या प्रोजेक्ट है उसकी मेन ब्रांच है। यानी अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं कि मेरे पास यही एक वेबसाइट है जिसका एक होम पेज मैंने बना दी है, अब ये लाइव है, यानी यूजर्स आ सकते हैं इस पर, उसको चेक कर सकते हैं, जो भी इस पर डिटेल्स अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। अब ये मैं प्रोजेक्ट जिस बंदे के ये भी जिस क्लाइंट के ये भी बना रहा था वो मुझे कहता है कि गानिया ऐसा करो कि अभी को इस प्रोजेक्ट पे एक हैगर है, अबाउट अस और फुकर का सेक्शन है, ऐसा करो इसमें सर्विस का सेक्शन भी ऐड कर दो। अब सपोज कि मैं मेन ब्रांच पे काम करना शुरू कर दूँ, यानी मैं मेन ब्रांच पे काम करना शुरू कर दूँ जिसकी वेबसाइट भी लाइव है और सारा कोड लाइव है, और सपोज के सर्विस का सेक्शन बना के मेरे से कोई ऐसा कोड लिखा गया, कोई ऐसी चीज़ मेरे से एंटर होगी जिससे या कोई वेबसाइट क्रैश कर गई या उसमें कोई बग्स आ गए। सो क्या होगा, पूरी वेबसाइट ओवरसी क्रैश हो जाएगी, क्लाइंट पे भी आपका बहुत बैक इम्पैक्ट जाएगा। सो इंडस्ट्री में जो चीज़ फॉलो की जाती है वो क्या की जाती है कि आप क्या करो
जो आपकी मेन ब्रांच है उसका एक सिंपल कॉपी बनाओ, और कॉपी को सपोज मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट सॉरी सर्विस सी। तो मैंने क्या किया, इस एक मेन ब्रांच की एक कॉपी बना दी, जिसे आप कहोगे कि मैंने एक और ब्रांच बना दी जिसका नाम है सर्विस। सो अब मैं क्या कहूँगा कि अब इसके बजाय मैं मेन ब्रांच पे कोई काम करूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं सर्विस वाली ब्रांच पे काम करूँगा। जब मैं सारा उसको टेस्टिंग कराऊंगा उसके फीचर्स को, कि कोई बग को नहीं आ रहा, कोई ऐप क्रैश क्यों नहीं हो रही, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको अपनी मेन जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, वेबसाइट है, उसके साथ मर्ज करूँगा। तो इसका बाद जो मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट का इशूज आ रहा था वो भी नहीं आएगा और मैं आराम से काम भी कर सकूँगा। सो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ये यूज़ होता है, एक को इसलिए भी यूज़ होता है, दूसरा अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो वो क्या कोशिश करेंगे कि अपनी अलग अलग ब्रांचेस पे काम करें। सो अब मैं अगर ब्रांच बना के दिखाऊँ आपको, एक तरीका तो सबसे पहले ये है कि आप गिग ब्रांच लिखें तो आपको ये शो लगेगा कि आपके पास इस वक्त कितनी ब्रांचेस इस पर्टिकुलर फाइल्स की बनी हुई है। सो वो मुझे शो करा कि अभी सिर्फ आपके पास एक ब्रांच है जो कि मेन नाम की है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और ब्रांच में रखता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सर्विस। सो उसका कमांड ये होगा कि आप गिग लिखें ब्रांच और आगे जो भी आप ब्रांच का नेम देना चाह रहे हैं वो लिखें। तो मैंने वो लिख दिया। अब मैं दोबारा अगर गिग ब्रांच करके देखूंगा तो मुझे शो करेगा कि आपके पास इस वक्त दो ब्रांचेस हैं, एक मेन नाम की, एक सर्विस नाम की। और मेन इस वक्त ग्रीन इसलिए हुई हुई है क्योंकि इस वक्त मैं मेन ब्रांच में हूँ, और मुझे इस वक्त मेन ब्रांच पे नहीं होना चाहिए, मुझे सर्विस ब्रांच पे होना चाहिए। क्योंकि मैंने जो अब काम करना है, जो मैंने सर्विस का सेक्शन बनाना है, वो सारा सर्विस के सेक्शन पे होगा। सो उसको शिफ्ट करने के लिए यानी किसी दूसरी ब्रांच में जाने के लिए आप यूज़ करते हो गिग चेकआउट, और आगे जिस ब्रांच में भी आप जाना चाह रहे हो आप उसका नाम लिख दोगे। तो जैसे ही मैं लिखूंगा गिग चेकआउट सर्विसेज, तो ये मुझे कह रहा है कि आप किस ब्रांच पे आ गए, सर्विस वाली ब्रांच पे आ गए हो। तो अब मैं क्या कर सका हूँ, सिंपली मैं इस ब्रांच में कुछ भी एडिट कर सका हूँ, इसका इफेक्ट मेन पे कुछ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हमने एक कॉपी बनाई है मेन ब्रांच की जिस पे मैं अब काम कर रहा हूँ। मैं इजीली अपनी जो भी कोडिंग करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, और जब एंड में सेटिस्फाई हो जाऊँ अपने कोड से तो मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ अपनी मेन ब्रांच के साथ। सो अब मैंने इस फाइल में कुछ चेंजेस की, और जैसे चेंजेस की वो मुझे शो करेगा कि आपने एक होम वाली फाइल को चेंज किया है, लेकिन अभी तक कमिट नहीं उसको किया। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जब मैंने सर्विस में चेंज किया तो मैं क्या कहूँगा, गिग एग और कहूँगा, गिग कमिट हम करेंगे ऑब्वियसली, और मैं क्या लिखूंगा कि गिग सर्विस सेक्शन। जैसे मैंने किया तो अब मैंने अपना लोकल सिस्टम पे गिग को इनिशियलाइज करा के और इसको बता दिया कि इसकी हिस्ट्री सेव करनी है। और अब मैं सिंपल इसको क्या कहूँगा, मैं इसको पुश कर दूंगा। लेकिन इसके दफ़ा हम पुश करेंगे इसको ओरिजिन मेन पे नहीं, क्योंकि मेन पे हमारा इसको पुश करना पर्पस नहीं, क्योंकि हमने हमने को ब्रांच एक डिफरेंट बनाई है सर्विस नाम की। सो हम अब उसको बताएंगे कि आपने किस ब्रांच पे इस कोड को पुश करना है। सो मैंने जैसे सर्विसेज लिखा, मेरे पास दोबारा से एक इंटरफेस आएगा, और ये अब मेरे पास अगर मैं दिखा सकूं, यहाँ मेरे पास दो ब्रांचेस बन गई होंगी। सो एक मेरे पास मेन ब्रांच है और एक मेरे पास अब सर्विस ब्रांच आ गई है। और अगर मैं सर्विस ब्रांच में देख सकूं तो मुझे ये कमांड शो भी करवा रहा है, कमेंट शो भी करवा रहा है कि मैंने सर्विस सेक्शन को ऐड किया है। तो ये मुझे शो भी होगा कि मैंने सर्विस सेक्शन को ऐड किया है। हालांकि अगर मैं मेन ब्रांच पे चला जाऊँ तो वहाँ मुझे ऐसी कोई चीज़ शो नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने मेन ब्रांच में इसको मर्ज नहीं किया, और मैं अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं इस सर्विस ब्रांच में भी काम कर रहा हूँ। सो इसका फ़ायदा यही है, जैसे एग्जाम्पल से शो भी होगा कि हम डिफरेंट ब्रांचेस बना के डिफरेंट सेक्शन पे काम कर सकते हैं, और जब हम उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाए, तो हम उसको को मर्ज कर सकें मेन के साथ, ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना आए हमारी प्रोजेक्ट में या हमारी डिप्लॉयमेंट ऐप में या वेबसाइट में। आप जो फाइनल स्टेप रह गया वो यही रह गया कि जब हमने अपना सर्विस वाली ब्रांच पे काम कर लिया, अब उसको मेन ब्रांच के साथ मर्ज कैसे करना है। सो उसकी सिंपल सा जो तरीका वो यही है कि हम गिग करके सबसे पहले चेकआउट कर देते हैं अपनी मेन ब्रांच पे, यानी हम वापस अपनी मेन ब्रांच पे आ जाते हैं। मैं जैसे ही मेन ब्रांच पे आया तो देखें यहाँ से जो सर्विस का कोड था वो वैनिश हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ वो चीज़ मर्ज हुई नहीं जो हमने सर्विस वाली ब्रांच में की थी। सो मैं जैसे ही लिखूंगा गिग मर्ज, तो मैं कहूँगा कि मैं किस ब्रांच के साथ अपनी मेन ब्रांच को मर्ज करना चाहूँ, तो इसको ये मर्ज कर देगा।
मैंने जैसे इस चीज़ को किया, अब मेरे पास सर्विस वाला ऑप्शन शो होगा, और अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको गिग पुश कर दूंगा, और ये क्या करेगा, मेरी जो मेन वाली ब्रांच भी है उसमें भी चेंजेस कर देगा। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने सर्विस ब्रांच पे चेंजेस की थी, अब मैंने उसको मर्ज कर दिया अपनी मेन वाली ब्रांच के साथ भी। तो अगर अब हम जाके देख सकें अपनी ऑनलाइन रिपोजिटरी पे जो गिटहब पे हमने बनाई थी, तो अब मेरे पास मेन ब्रांच में भी ये देखने को मेक श्योर हो रहा है कि मैंने सर्विस सेक्शन को ऐड कर दिया। तो बेसिकली ब्रांच का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप कैसे डिफरेंट ब्रांचेस बना के अपने काम को आसान कर सके हो और कोलैबोरेशन कर सके हो। तो ओवरऑल गिग और जो गिटहब का इंट्रोडक्शन था वो यही चीज़ें थी। आई होप सो कोई इनमें डिफिकल्टी ना रही हो आप लोगों को कि दोनों प्लेटफॉर्म्स क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अब काफ़ी ये चीज़ क्लियर आउट हो गई होगी कि गिग आपके पास एक वर्जन का ग्रोथ सिस्टम है और गिग आपके पास बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है, जस्ट जहाँ आप अपने लोकल रिपोजिटरीज को ऑनलाइन सेव करा सकते हो। जो एंड पॉइंट था वो यही था कि हम बेनिफिट्स क्या हैं गिटहब के एज ए स्टूडेंट। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो तो आपके पास अपनी एजुकेशन ईमेल है जो काफ़ी डिपार्टमेंट्स और काफ़ी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप गिटहब का स्टूडेंट वेब पे पैक बना सकते हो। अब ये पैक आपके पास बेसिकली क्या करके अगर मैं दिखा सकूँ, सो गिटहब ने काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन की हुई है कि वो स्टूडेंट्स को क्या करता है कि जो काफ़ी पेड सर्विसेज हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके अपने स्टूडेंट्स जिसमें, अगर मैं दिखाऊं इसमें कि अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहें, मशीन लर्निंग में जाना चाह रहे हैं, तो आप इधर से फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या क्या सर्विस आपके पास फ्री है। एक को इसमें आपके पास एक मोंगो डीबी का सर्वे होता है, उसके कुछ क्रेडिट्स आपको फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद जो गैका कैंप एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जहाँ हमारे पास मशीन लर्निंग, एआई, गैका इंजीनियरिंग और इस तरह के कोर्सेज पढ़े हैं, उसका 3 मंथ का एक्सेस आपको फ्री मिल जाता है। इसी का आपको जो गिटहब का प्रीमियम वर्जन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, आपको कैनवा मिल जाता है। इसी का अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो या आपको आपकी कोई वेबसाइट है और आप चाह रहे हो कि मैं उसको डिप्लॉय करूँ, सो आपको डिजिटल ओशंस के 200 गोदरेज के फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं। सो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ आपको ऑफर्स किया हुआ है, और ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, वो स्कूगन गवर्नमेंट पैक के अंदर आ रहा है। सो अगर आप इसको साइन अप करो, और मैं इंकरेज करूँगा हर स्कूगन को कि वो इसको साइन अप करके रखे और इससे जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सके लिए। सो इसका लिंक भी और इसकी एक वीडियो इंट्रोडक्शन भी कि कैसे आपने अपना डिवाइस पे पैक बनाना है, तो आप क्या उसकी मैं वीडियो सबके साथ ईमेल पे शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। सो हमारा सेशन अब यहाँ कंक्लूड हो गया है। सो आई होप सो जो मेरा पर्पस था कि मैं इस सेशन को जितना बिगने फ्रेंडली रख सकूँ और समझा सकूँ, मेरा वो पर्पस पूरा हुआ हो। और लास्टली जो कि एज प्रोमिस था कि हम एक अभी गिव अवे भी करेंगे एक लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर का, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ का आपके पास प्रीमियम वाउचर होगा, जो कि इस वक्त जितने भी अटेंडेंस हैं उनमें से किसी एक को जाएगा। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे, इसमें ऑप्शन होता है, या वो चैट बॉक्स में बता सकता है। सो मैं उसे अनम्यूट करके पूछूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो हम अपने वाउचर वाला जो गिव अवे है उसको करके हैं, उसके बाद सेशन को कंक्लूड करके हैं। तो मैंने ऑलरेडी जितने भी रजिस्ट्रेशन थे उनके नेम्स सेव करके रख लिए थे। सो इसको स्पिन करके देखेंगे, जिसका भी नेम आ गया सो हम उसको एक वाउचर दे देंगे जो कि लिंकिंग प्रीमियम का होगा फॉर द 6 मंथ।
अबूज फातिमा नाम हमारे पास हैं जो इस गिव अवे की विनर हैं। इन केस अगर को वो इस सेक्शन में नहीं अवेलेबल हुई को मैं कोशिश करूंगा मैं गुबारा से इसको जितने भी मेरे पास कैंडीज हैं उनके नेम्स को गा के गुबारा से इसे अभी को वोट करके देखूं। सो सबके साथ जस्टिफिकेशन हो। सो गैक्स और फॉर माई साइड आज का सेशन सिर्फ इसी चीज़ पे खा गया हम इंट्रोडक्शन देख सकें गेक को गेकअप की। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें कवर की हैं वो ऑलमोस्ट 75 को 80% आपका कवर कर देगा गेक के कॉपी को। बाकी जो 20% ओवरसीज जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कोलैबोरेशन करेंगे लोगों के साथ और जब इंडस्ट्री में जाकर कोई इंटर्नशिप या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वहाँ भी जाके क्लियर आउट होके रहेंगे। सो गैक्स ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया और सपोर्ट किया। सो गैक्स ऑल। सो यू कैन लीव द मीटिंग अप। श्योर मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। मैं ईमेल पे ही सारे लिंक शेयर कर दूंगा जितने भी मैंने सेक्शन में बताए हैं और साथ साथ जो भी उनके बेनिफिट्स हैं और कैसे आपने उनको उनकी जो वीडियो सेक्शन है जैसे कि आप स्कूल वेब पे प्लान लेना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगा।